Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to cover your unit 2nd of book 2 political science, that is functioning of Indian democracy. Okay, तो इसकी यूनिट 2nd का नाम है फंक्शनिंग एंड डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, कि इंडिया में डेमोक्रेसी ने कैसे फंक्शन करना स्टार्ट किया है और कैसे वो इंडिया में डीप हुई है, मतलब कि कैसे वो पूरे इंडिया में उसका कंसेप्ट फैला है, राइट। तो इसका जो हमारा 2.1 टॉपिक है उसका नाम है फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी ड्यूरिंग नेहरूवियन इरा। आपको माइंड में क्या रख के चलना है कि जो नेहरूवियन इरा था, पीएम नेहरू का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम में इंडियन डेमोक्रेसी ने कैसे फंक्शन किया है, क्या परफॉर्मेंस रही है इंडियन डेमोक्रेसी की और क्या फंक्शन रहा है इंडियन डेमोक्रेसी का नेहरू के टाइम पर। ओके, तो हमने ये चीज़ें इसमें पढ़नी है। सो फॉर दिस आई विल रिकमेंड यू टू ओपन योर क्लास 12th NCERT बुक, दैट इज़ पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ओके, तो इस बुक का जो आपका ये चैप्टर 2nd है और चैप्टर 3rd है। ओके, चैप्टर 2nd क्या है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, एंड चैप्टर 3rd इज पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। तो आपको ये दोनों चैप्टर्स रिवाइज करने हैं इस वीडियो को सुनने से पहले। इससे पहले आप, क्योंकि आपने ये ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, आई एम श्योर कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की पॉलिटिकल साइंस होगी, और अगर किसी की नहीं है तो आप भी इसको पढ़ सकती हो जाके, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, तो आप 1-2 दिन में इसे कवर कर लोगे। सो आई सजेस्ट यू टू रिवाइज द 2 चैप्टर्स बिफोर एंटरिंग इनटू दिस वीडियो। ओके, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। तो इससे क्या होगा कि आपको नेहरूवियन इरा का ये आंसर तो आपका पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा उससे, बट आपको एक अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी, आप उस टाइम पीरियड को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, ऐसे आंसर तो आपको यहाँ से समझ आ जाएगा, बट अगर इफ़ यू वांट कि आपको अच्छे से पढ़ना है और आपको सिर्फ पास होने जितना नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ निकलना नहीं है, आपको सीखना है कुछ, सो यू हैव टू डू अ लिटल मोर हार्ड वर्क, आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो दैट्स अप टू यू कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, बट इफ़ यू वांट कि आप अच्छे से पढ़ो और अगर आपको सिर्फ मार्क्स नहीं, आपको सचमुच में समझना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये दोनों चैप्टर्स पक्का रिवाइज करना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो हमने यहाँ पर नेहरूवियन एरा को पढ़ना है। तो नेहरूवियन एरा कब से स्टार्ट हुआ था, मतलब कि पीएम नेहरू थे वो कब आए थे इंडिया में। तो हमारी इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद जो हमारे पीएम बने थे वो कौन बने थे, जवाहरलाल नेहरू जी। ओके, तो वो हमारे पीएम बन चुके थे। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी डेवलपमेंट्स लाई इंडिया में, उन्होंने एक तरीके से इंडिया को फ्रेम किया है, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया के पास कुछ नहीं था ना। इंडिया एकदम से टूटी हुई कंट्री थी उस टाइम पे, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने इतनी बुरी हालत कर दी थी इंडिया की कि उसको समेटना, उसको संभालना बहुत मुश्किल था। तो पीएम नेहरू वॉज द ग्रेट लीडर, बहुत अच्छे लीडर थे वो। उनकी सोच, उनका विजन इतना अच्छा था कि उस टाइम पर उन्होंने इंडिया को इस तरीके से संभाला है कि हम आज तक प्रोग्रेस करते आ रहे हैं। तो इंडियन डेमोक्रेसी की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो किन्होंने रखी है, पीएम जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, रिमेंबर दिस। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिली, सबको पता है। उसके बाद क्या हुआ, जो पीएम नेहरू हैं हमारे फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, ये हमारे फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया थे। तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली ना, उस टाइम पर जो हमारे लीडर्स थे या फिर जिन लोगों ने स्ट्रगल किया था, या फिर बाकी जो ऑर्डिनरी पीपल थे इंडिया के, वो भी सबके विजन में 2 गोल्स थे। सबको 2 गोल्स अटेन करने थे। कौन कौन से, सबसे पहला उनको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनानी थी। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर थी, ये चीज़ बाद में नहीं सोची है किसी ने। ये जब हम स्ट्रगल कर रहे थे ना इंडिपेंडेंस के लिए, उसी टाइम पर एवरीवन वाज क्लियर दैट वी आर गोना एस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर थी। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या थी कि गुड फॉर ऑल। सो उनको क्या चाहिए था कि हमें सबको लेके चलना है। ठीक है, वी आर नॉट गोना cover only rich people or we are not gonna cover only poor people, we have to
लिफ्ट अप एवरी सेक्शन ऑफ आवर इंडिया, एवरी सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। तो उसके लिए उनको सबके लिए सोचना था, गरीब अमीर या वुमेन के लिए भी सोचना था, कास्टिज्म की वजह से जिन लोगों को सफ़र हुआ है उनको भी सोचना था, सभी को साथ में लेके चलना था। सो इट वॉज़ अ बिग टास्क फॉर देम। ठीक है, तो ये 2 मेजर गोल्स थे। अब चैलेंजेस, 3 मेजर चैलेंजेस जो इंडिया के सामने थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर, दोज वर, फर्स्ट चैलेंज वॉज टू शेप अ नेशन। दिस वॉज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट चैलेंज जो इंडिया के सामने आया, क्योंकि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली है, इट केम विद पार्टीशन। ओके, वो पार्टीशन के साथ आई है। हमें सिर्फ इंडिपेंडेंस नहीं मिली है, हमने पार्टीशन भी फेस की है। इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया गया था, जिसकी वजह से देयर वॉज अ ह्यूज ब्लड शेड, लोगों को मार दिया गया था, तो उनकी लाशें तक नहीं मिली थी। तो इट वॉज अ डिज़ास्टर एट दैट टाइम। तो फिर उस वजह से क्या हुआ कि कुछ लोग इंडिया के साथ जुड़ना चाहते थे, कुछ लोग पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे, और ये बहुत एक हमारे आगे चैलेंज था कि लोगों को अपने साथ बनाए रखना, उनका कॉन्फिडेंस बनाना कि इंडिया में वो सेफ़ रहेंगे या इंडिया के साथ जुड़ेंगे तो वो अच्छे रहेंगे। तो उस टाइम पर ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो पहला जो हमारी गवर्नमेंट के सामने चैलेंज था वो था टू शेप अ गुड नेशन। ओके, देन सेकेंड चैलेंज वॉज टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। सेकेंड चैलेंज क्या आया, चलो नेशन बन गया, ठीक है, हमारा इंडिया का मैप बन गया, पूरे पता चल गया किसने इंडिया में रहना है, किसने पाकिस्तान जाना है, एवरीथिंग इज़ डन। इसके बाद जो सेकेंड चैलेंज आता है कि हमने बोला तो है हम इस्टेब्लिश करेंगे डेमोक्रेसी, बट डेमोक्रेसी को अब कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, और इट वाज नॉट अ ओवरनाइट गेम, राइट, वो एक दिन में पॉसिबल नहीं था। इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, जिसमें पेशेंस चाहिए था, जिसमें कॉन्टीन्यूस स्ट्रगल चाहिए, कॉन्टीन्यूस थिंकिंग, कॉन्टीन्यूस एफर्ट चाहिए। तो उसके लिए, उस डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत थी। तो दिस वॉज अनदर मेजर चैलेंज। तो थर्ड चैलेंज क्या था, डेवलपमेंट एंड वेलबींग, कि लोगों की, सभी लोगों की डेवलपमेंट और सभी लोगों की हमें वेलबींग रखनी है, सभी लोगों को साथ में लेके चलना है, और जो भी हमारे ब्रिटिशर्स की वजह से जो भी इंडिया बिल्कुल डैमेज हो चुका है उसको रिपेयर करना है। ओके, दीज वर द चैलेंजेस। तो हमारे टॉपिक में हमें किस पे फोकस करना है, इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, दिस वन। हमें इस चैलेंज पे फोकस करना है कि इस चैलेंज को कैसे हैंडल किया गया है और ये चैलेंज कैसे ठीक किया गया है। ओके, तो ये वाला जो आपका चैलेंज है, इसका आंसर आपको मिलेगा आपकी बुक, जो NCERT बुक है आपकी क्लास 12th की, उसके चैप्टर 2 में, चैप्टर 2 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप उसको जाके पढ़ो। और ये जो डेवलपमेंट है, वी ऑल्सो हैव टू मेंशन द डेवलपमेंट, कि नेहरूवियन एरा के टाइम पीरियड पे कैसी डेवलपमेंट हुई। तो ये डेवलपमेंट का आंसर आपको मिलेगा चैप्टर 3 में। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ बिल्डिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया वॉज नॉट दैट ईजी। ठीक है, इट वॉज नॉट ए रेडीमेड पुडिंग। वो एक टफ़ टास्क था जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम हमने फेस की वो थी फर्स्ट जनरल इलेक्शंस के टाइम पे। अब ये स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि उस टाइम पे क्या हुआ। ऐसे सुनने में तो लग रहा है कि हाँ ठीक है, इलेक्शंस ही तो करवानी है, कौन सी बड़ी बात है। बट जो पहली इलेक्शंस होती है ना, जब हम कोई भी चीज़ पहली बार करते हैं, उसमें बहुत सारी गलतियों की संभावना होती है। तो यही चीज़ हुई यहाँ पर भी। ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से जो इलेक्शंस थी वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन गई। ओके, तो क्या हुआ कि जो हमारी इलेक्शन कमीशन थी वो 1950 में ही बन के रेडी हो गई। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके ही थोड़ी देर बाद हमारी इलेक्शन कमीशन भी बन के रेडी हो गई। उसके बाद हमने क्या किया कि जो सुकुमार सेन थे, इनको हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। ओके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने इन्हें बना दिया। उसके बाद लोग सभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी इलेक्शन कमीशन रेडी है, इलेक्शन कमिश्नर भी रेडी है, एवरीथिंग इज़ रेडी, तो अब हमें बस इलेक्शंस करवानी है तो करवा देंगे। तो हमने क्या एक्सपेक्ट किया कि 1950 में ही इलेक्शंस भी हो जाएंगी, कि कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया 1950 में, इलेक्शन कमीशन भी बन गई और हम इलेक्शंस करवा के अपनी न्यू गवर्नमेंट भी बना देंगे।
प्रॉब्लम कब आई, जब हमारे आगे ये दो बड़े टास्क आ गए। क्या क्या बड़े टास्क थे हमारे सामने उस टाइम पे? सबसे पहले बाउंड्रीज फिक्स करना कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, दिस वाज अ बिग टास्क। इट वाज नॉट दैट इजी, क्योंकि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपको बाउंड्रीज फिक्स करनी है, देन हर बाउंड्री से आपको एमएलए चुनना है। तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा था ना, तो इट वाज अ हॉच पॉच। तो पता नहीं चल रहा था कि कौन सी कितनी बाउंड्री बनाए, कितना एरिया रखे, कितनी बाउंड्रीज बननी चाहिए, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बननी चाहिए, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। उसके बाद जो लिस्ट थी, लिस्ट तैयार करनी थी जो सिटीजन्स की, जो कि वोट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। 18 ईयर्स से अबव एज, या अभी 18 ईयर्स है, उस टाइम पे जो क्राइटेरिया था उससे अबव एज के जो लोग हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करनी थी वोटर्स की। उसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि जब हमारा ये पहला ड्राफ्ट पब्लिश हुआ ना, सभी ने मतलब लिस्ट बना दी, पूरे इंडिया का सेंसस हो चुका है और लिस्ट आ गई है, ड्राफ्ट आ गया है। तो जब हमारी जो इलेक्शन कमीशन थी उन्होंने ये ड्राफ्ट चेक किया, व्हाट दे फाउंड वाज कि जो 40 लाख विमेन हैं इंडिया की, उनको रिकॉर्ड ही रॉन्ग तरीके से किया गया है। रॉन्ग इन व्हाट सेंस कि उनका नाम ही नहीं लिखा गया। उनका नाम कैसे लिख दिया, लाइक वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, लाइक दैट, कि ये उनकी वाइफ है, ये उनकी डॉटर है। तो उनका जो असली खुद का नाम है वो लिखा ही नहीं गया था वहाँ पर। तो ये जो लिस्ट थी ये हमारे इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दी, एंड दे सेड टू रीन्यू इट, या तो उसे दोबारा से ठीक करो, या फिर अगर नहीं होती है ठीक तो उसे डिलीट करके दोबारा से सेंसस किया जाए। तो ये देखो, अब पूरा का पूरा सेंसस दोबारा से करना पड़ा। सो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारा टाइम लॉस हो गया और बहुत ज़्यादा हमारी एनर्जी भी डबल लग गई। तो क्या हुआ कि दो बार हमारी इलेक्शंस पोस्टपोन हुई। उसके बाद फाइनली हमारी इलेक्शंस कब हुई, अक्टूबर 1951 में, और फेब 1952 तक वो इलेक्शंस चली। लेकिन हम इसको जनरली इलेक्शन ऑफ 1952 ही बोलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ जो हमारी इलेक्शंस थी, जो इलेक्शंस कंडक्ट हुई, तो वो ज़्यादा 1952 में कंडक्ट हुई थी। तो इसीलिए हम इसे इलेक्शंस ऑफ 1952 ही बोलते हैं। तो देखो, ये पहली प्रॉब्लम हमने फेस की। तो उसके बाद और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो कि डेमोक्रेसी बिल्ड करने में हमें आई। तो इसके बाद जो सेकंड प्रॉब्लम थी उसके बारे में हम पढ़ते हैं। नाउ कमिंग ओवर टू द सेकंड मेजर प्रॉब्लम, जो कि क्या थी, कांग्रेस डोमिनेंस इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। जो पहली 3 जनरल इलेक्शंस हुई हैं उसमें कांग्रेस का डोमिनेंस रहा है ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। कैसे? जो हमारी फर्स्ट जनरल इलेक्शंस थी वो हुई थी 1952 से 1957 में, मतलब कि 1952 में इलेक्शंस हुई थी और 1957 तक गवर्नमेंट रही थी। उसके बाद सेकेंड जनरल इलेक्शन हुई थी हमारी 1957 में, थर्ड जनरल इलेक्शन हुई थी हमारी 1962 में, ओके। तो देखो, अब जब पहली जनरल इलेक्शन हुई ना, वहाँ पर तो किसी को भी नो वन वॉज सरप्राइज्ड, एवरी वन वॉज क्लियर ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू कि कांग्रेस ही जीतने वाली है। क्योंकि जो हमारा इंडिपेंडेंस का टाइम पीरियड रहा है, जितनी स्ट्रगल कांग्रेस ने की है, कोई और मेजर पार्टी ने उतनी स्ट्रगल नहीं की है। तो सभी के मन में कांग्रेस बस चुकी थी ऑलरेडी, तो उसने ही जीतना था, दैट वॉज क्लियर। तो कांग्रेस ने जीती 364 सीट्स आउट ऑफ 489 सीट्स, विच वाज अ मेजर विक्ट्री, ठीक है। तो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी जो थी वो थी हमारी सीपीआई, जिसने ओनली 16 सीट्स जीती थी 489 में से, ओके। तो जो हमारी कांग्रेस थी वो कहाँ पर हारी थी, एक तो त्रावणकोर, कोचिन, ये जो केरला में था, उसके बाद मद्रास में एंड उड़ीसा, ये 3 जगहों में हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं बन पाई थी इन फर्स्ट जनरल इलेक्शंस। तो बाद में यहाँ पर भी उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना दी थी। जब वो मेजर सेंटर में आ गई थी पार्टी, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर भी अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश बाद में कर ली थी। सो दे रूल्ड ऑल ओवर द इंडिया इन फर्स्ट जनरल इलेक्शंस। जब पहली जनरल इलेक्शंस हुई बिटवीन 1952 एंड 1957, देयर वाज कांग्रेस ऑल ओवर द इंडिया। स्टेट में देख लो, सेंटर में देख लो, देयर वर ओनली कांग्रेस एंड कांग्रेस, ओके।
ये चीज़ थी। उसके बाद जो सेकेंड जनरल इलेक्शंस हमारी हुई हैं उसमें भी कांग्रेस जीती है सेंटर में। बट एक चीज़ हुई है कि जो स्टेट इलेक्शंस हुई, स्टेट असेंबली इलेक्शंस जो कि सीएम के लिए होती हैं, वो वाली जो इलेक्शंस हुई ना केरला में, जब केरला में ये इलेक्शंस हुई 1957 में, तो वहाँ पर सीपीआई ने एक कोलिजन के थ्रू किसको हरा दिया? कांग्रेस को हरा दिया। कांग्रेस वॉज डिफीटेड बाय सीपीआई इन 1957 जनरल इलेक्शंस ऑफ केरला। ओके, दिस वॉज अ बिग शॉक फॉर कांग्रेस। तो ये चीज़ हुई। उसके बाद थर्ड जनरल इलेक्शंस में अगेन कांग्रेस वॉन एट द सेंटर। तो आप देख सकते हो 3 जनरल इलेक्शंस फॉर द 5 years, 5 years and 5 years. For 15 years there was rule of Congress in India. तो ये दूसरा चैलेंज था, क्योंकि जब कोई एक पार्टी उसको पता है कि वही जीतने वाली है, तो वो करप्शन करे नहीं करे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कोई भी उनको आगे से पूछने वाला नहीं है, कोई अपोजिशन नहीं है स्ट्रॉन्ग, तो वो कुछ भी करे। तो उस टाइम पर आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी करप्ट हो गई होगी कांग्रेस, या हो सकती होगी, वी डोंट नो। बट अंदर से कोई भी पार्टी इतनी अच्छी या इतनी साफ नहीं होती है, वहाँ पर करप्टेड लोग होते ही हैं। तो वहाँ पर भी करप्टेड लोग होंगे। सो यू कैन इमेजिन कि उनको देखने वाला या उन पे क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं था उस टाइम पे। ओके, सो दिस वाज अनदर प्रॉब्लम। नाउ वी आर गोना डिस्कस द डेवलपमेंट्स दैट हैपेंड इन नेहरूवियन एरा। ये तो हमारे आगे चैलेंजेस आगे कि कौन कौन से मेजर चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, कौन कौन से उनके लिए प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम अब देखते हैं क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई थी। नाउ कमिंग ओवर टू मेजर डेवलपमेंट्स कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हमारे नेहरू जी ने उस टाइम पर की थी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ उन्होंने क्या की? प्लानिंग कमीशन बनाया। मार्च 1950 में हमारा प्लानिंग कमीशन बन के रेडी हो गया था। ठीक है, तो इसके चेयरपर्सन कौन थे? पीएम को ही इसका चेयरपर्सन बनाया गया था, और इसके अंडर 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट आया। ठीक है, 5 ईयर प्लान मीन्स कि अगले 5 सालों में व्हाट यू आर गोना डू इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, उसका पूरा एक ड्राफ्ट, उसका पूरा एक प्लान बना के रेडी कर लिया जाता था, और उसके बेसिस पे ही फिर काम किया जाता था। जैसे हम टू डू लिस्ट बनाते हैं ना कि आज हमें क्या क्या करना है, लाइक दैट ओनली एक पूरा प्लान रेडी कर दिया जाता था कि अगले 5 ईयर्स में हमारे क्या क्या गोल्स हैं जिन्हें हमें अचीव करना है। ठीक है, तो ये काम था हमारी प्लानिंग कमीशन का। उसके बाद इन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान एंड थर्ड 5 ईयर प्लान, दीज 3 प्लान्स आर इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये जो 3 प्लान्स बने हैं ना, ये बने हैं कंट्री को बचाने के लिए। जो कंट्री की बुरी हालत हो गई थी उसको दोबारा से ठीक करने के लिए। ठीक है, टू रिकंस्ट्रक्ट द डैमेज्ड इंडिया। तो जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो था 1951 से 1956 तक का। ठीक है, तो इस प्लान के अंडर जो हमारे एक के.एन. राज करके एक यंग इकोनॉमिस्ट थे हमारे प्लान के अंडर, तो इनका क्या कहना था कि हमें अभी स्लोली प्रोग्रेस करना चाहिए, या एकदम से अगर हम बोलेंगे कि हाँ हमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बना दो इंडिया में, ये कर दो वो कर दो, तो ये ना बहुत डिस्टर्बिंग हो जाएगा। तो हमें बहुत ही सोच समझ के धीरे धीरे से प्रोग्रेस करने की तरफ चलना चाहिए। तो इन्होंने क्या बोला? टू हैस्टन स्लोली, टू मूव स्लोली। ओके, तो इन्होंने क्या चीज़ बोली कि सबसे पहले हमें अपने एग्रेरियन सेक्टर को, जो हमारा एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में उस टाइम पे एग्रीकल्चर ही स्ट्रॉन्ग था, ना इंडस्ट्रीज़ थी, ना बड़े कोई इकोनॉमिस्ट थे हमारे पास, ना कोई बड़े बिजनेसमैन थे। तो हमारे पास क्या थे? हमारे पास फार्मर्स थे, हमारे पास पीजेंट्स थे। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ द कंट्री वाज इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर एट दैट टाइम। तो जो हमारा एग्रीकल्चर था, इन्होंने उसको प्रमोट करने के बारे में बोला कि उसके लिए आप इनिशिएटिव्स लाओ, उसको डेवलप करो, ताकि इंडिया की थोड़ी सी हालत अच्छी हो पाए। और प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो हमारा एग्रेरियन सेक्टर था ना, इट वाज ब्रूटली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू पार्टीशन।
पार्टीशन की वजह से बहुत बुरी हालत हो गई थी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो उसको ठीक करना, उसको रिवाइव करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ओके उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन डैम्स एंड इरिगेशन, तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि हमें डैम्स कंस्ट्रक्ट करने में और इरिगेशन वाली फैसिलिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब हम एग्रीकल्चर करें ना, हमें बीज वगैरह की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लैंड की भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट जो मेजर प्रॉब्लम हमें पड़ती है वो किसकी पड़ती है, इरिगेशन की, कि पानी का सप्लाई कैसे किया जाए हमारी वेजिटेबल्स को, या हमने जो भी हमारे क्रॉप्स हैं उनको हम पानी सप्लाई कैसे करें, क्योंकि अब कोई छोटा सा खेत तो है नहीं ना कि आप बाल्टी लेके जाओगे तो पानी दे दोगे, वो तो उनको एक ह्यूज लैंड में अपना एग्रीकल्चर करना है, तो इतनी ह्यूज लैंड में वो कैसे पानी सप्लाई कर सकती हैं, तो इसके लिए उनको गवर्नमेंट की हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती थी। इसीलिए उन्होंने बोला कि हमें क्या करना चाहिए, डैम्स कंस्ट्रक्ट करने में और इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने पे फोकस करना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या थी, टू प्रोवाइड देम लैंड रिफॉर्म्स लाए जाएं, लोगों को प्रेरित किया जाए कि आप एग्रीकल्चर करो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान था, इसमें क्या हुआ, ये हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान चला 1956 से 1961 तक। तो इसमें जो हैवी इंडस्ट्रीज थी उसको प्रमोट करने के बारे में बोला गया, और ये किसने बोला, पीसी महलनेबस ने क्या बोला कि जो हमारी हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जैसे स्टील इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, बाकी की जो इंडस्ट्रीज़ है उनको प्रमोट किया जाए, क्योंकि अब एग्रीकल्चर तो हो गया, मतलब उसकी हालत थोड़ी बहुत ठीक हो चुकी है, बट अब हम यही तो नहीं कर सकते ना, सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं रह सकते। इफ़ वी हैव टू मेक इंडिया प्रोग्रेस, तो हमें कंपटीशन में तो आना पड़ेगा, जिसके लिए हमें इंडस्ट्रीज़ चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अब बारी आ चुकी है कि हम इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करें। तो उन्होंने क्या बोला कि जो हमने टैरिफ्स हैं, टैरिफ क्या होता है, टैरिफ होते हैं कि जो हम चीज़ें सामान इंपोर्ट करे हैं, बाहर की कंट्रीज से मंगा रहे हैं, उन पे जो हम टैक्स लगाते हैं वो, तो इन्होंने इम्पोज किया, मतलब कि वो टैक्स बढ़ाया। अब क्या रीज़न था बढ़ाने का, रीज़न ये था कि अगर वो इम्पोर्ट्स पे टैक्स बढ़ा देंगे तो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, जो छोटे मोटे हमारे यहाँ पर बिजनेसमैन हैं, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको डेवलप होने का मौका मिलेगा। लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, अगर बाहर से प्रोडक्ट खरीदेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ें ज़्यादा मतलब अच्छी होगी और अच्छी क्वालिटी की होगी, तो हम क्या सोचेंगे कि हाँ ठीक है, हम ये वाला प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। लेकिन जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको कौन खरीदेगा, ठीक है, लेकिन हमें तो अपनी कंट्री को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवानी है ना। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने कि जो हमारे इंपोर्ट्स हैं उन पे उन्होंने टैरिफ्स को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ को मौका मिला ग्रो होने का, डेवलप होने का, और ये एक बहुत अच्छा डिसीज़न भी निकल के आया, क्योंकि इसकी वजह से इंडिया की इंडस्ट्रियल सेक्टर ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की थी। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, जो 1961 से 1966 तक का था, ये भी सेकेंड ईयर प्लान को ही आगे बढ़ाया, कि जो हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान है कि इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने वाला, इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने वाला, उसी को इन्होंने कंटिन्यू किया। तो इसको लेके बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया है कि हमें मतलब इंडस्ट्री सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने अर्बन साइड को फेवर किया है, इनको एग्रीकल्चरल साइड को, इनको गरीब लोगों के बारे में सोचना चाहिए था, ये वो। तो बहुत सारे लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा कंट्रास्ट भी आ जाता है। तो ये हो गया, अब ये डेवलपमेंट्स हो गई हमारी। तो यही है इसमें मेजर जो डेवलपमेंट्स हैं। उसके बाद जो हमने चैलेंजेस फेस किए, दिस इज़ योर आंसर, यू हैव टू राइट दिस। मैंने 2 यूनिट्स को आपको शॉर्ट में, जो आपके आंसर के साथ लिंक्ड टॉपिक्स थे, वही समझाए हैं आपको। तो आप जब ये चैप्टर्स पढ़ोगे, तो अगर आपको कोई भी और रेलिवेंट ऐसी चीज़ लगती है कि हाँ ये हमारे क्वेश्चन के साथ मैच कर रही है, जो हमारा टॉपिक है उसके रिलेटेड है, तो आप उसको इसमें ऐड ऑन कर लेना। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़, अच्छे से पढ़िए। आई एम हेयर टू हेल्प यू एनी टाइम।
आप कभी भी मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, या आप कुछ भी मेरे से एक्स्ट्रा जानना चाहते हो अबाउट योर कॉलेज स्टडीज़ और रिलेटेड टू योर anything else, you can ask me anything. Feel free to ask. Thank you so much for watching this video, guys. I'll see you soon in my next video. Till then, take care. Bye bye.